हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। हम हमने जो प्रीवियस जो मैथमेटिक्स टीचिंग के जो दो वीडियो बनाए हैं, वो हम हिस्ट्री और मैथमेटिक्स अपना टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने स्टार्टिंग के दो वीडियो बना लिए हैं और उनमें हमने कालखंड जो है वो पढ़ा था। मतलब गणित, जो भारतीय गणित है वो कहाँ से शुरू हुआ और किन किन चरणों में कितना विकसित हुआ, उनका हमने ब्रीफ जो है डिस्कशन वो कर लिया था ना। इसके अलावा ये जो टॉपिक है, इसमें साथ में अपने पास में ग्रेट मैथमेटिशियंस भी हैं। अब वो चीज़ें पढ़ने के बाद में कुछ जो चीज़ें हैं, रैंडम चीज़ें वो रह गई हैं, तो थोड़ी तो वो पढ़ते हैं अभी, है ना। और साथ में ही आज को एक ग्रेट मैथमेटिशियन है जो है, उनको भी हम यहाँ पे आज लेने का प्रयास करेंगे। तो इनको इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना है। और इससे पहले आपको करना क्या है, जो पहले वाले जो दोनों वीडियो हैं वो देखने हैं। और ये आपको आई टैब में ऊपर दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे जाके वैसे देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे आइए, वहाँ पे एक गणित की शिक्षण की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाइए और इससे आपको वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं आगे, है ना। आज हम देखो एक रैंडम चीजें पढ़ेंगे इसमें। अंक संकेत का आधार। देखो, मैंने आपको एक चीज पहले कह दी थी कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं डिटेल में ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप चाहो, आप कंपटीशन के लिए भी काम में ले सकते हो, आप इसको थ्योरेटिकल पूरा लिखना चाहो तो वैसे भी काम में ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको किस हिसाब से पढ़ना है। और जब अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, तो आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट लेके बैठना, फिर देखना कि उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपने इसमें से पढ़े हुए में से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में आ रहे हैं, तब तो आप आगे कंटिन्यू आप स्टडी रखना इसकी। अगर नहीं आ रहे तो रहने देना, है ना। ऐसी बात नहीं कि जब आ ही नहीं रहे तो जाहिर सी बात है किस काम का आपके। तो इसी में मैं आगे आज आपके सामने बात कर रहा हूँ कि अंक संकेत का आधार क्या है। मतलब हमने कहा कि भाई चलो, गणित में हमने कहा कि जो अंक, भारतीय गणित एक ऐसी गणित थी, या भारत देश में जो गणित उत्पन्न हुई वहां से ही हमें जो है अंकों का आधार मिलता है। मतलब 1, 100, 1000 जो ये चीजें हमें मिली हैं, ये भारतीय गणित में मिली हैं। जबकि जो यूनान हुए हैं, रोम हुए हैं, या जो और पश्चिमी देश हुए हैं, उनमें से कोई भी कुछ चीज हमें नहीं मिली। इसके अलावा जो यहाँ पे जो अंक हुए हैं उनको संज्ञा भी दी गई है। जैसे आज हम कहीं पर भी लिखते हैं एक लिखते हैं, तो हम एक को एक कहाँ से लिखें, ये जो एक है ये इसको संज्ञा ही तो दी गई है। जैसे मैं कहूँ ये 100 है, इसको आप लिखते हो 100, तो ये क्या है, संज्ञा ही तो है इसको। तो ये संज्ञा देने का काम भी अपने भारतीय गणित में ही हुआ और कहीं पर भी नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें आपको और कहाँ मिली। तो इसके तो प्रमाण है कि अंकों को देखो, आधार क्या था मैं पहले वो समझा देता हूँ आपको। अपने हाथ में 10 उंगलियां हैं, है ना। और जाहिर सी बात है आज भी हम इन उंगलियों को गणना में काम में लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे काम में लेते हैं। ये जो उंगलियां 10 है ना, यही गणना का आधार बनी थी उस टाइम। और ये जो अपने देश में आधार 10 बना गणना का, यही अपने देश से बाकी के देशों में भी गया था, जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। ये जो 10 आधार बना था, ये क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया था उस टाइम में। अब एक यजुर्वेद संहिता है अपने पास में। भाई आपने वेदों में यजुर्वेद का नाम जरूर सुना होगा। यजुर्वेद संहिता में हमें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि भारत देश में अंकों को संज्ञा दी गई है। और वो किस प्रकार से है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने यहाँ पे यजुर्वेद संहिता में 1 को 1 बोला गया है, 100 को 100 बोला गया है, 1000 को सहस्त्र बोला गया है, 1000 को सहस्त्र बोला गया है, और 10,000 को बोला गया है अयुत। अयुत अयुत, 1 जीरो और लगा दीजिए, हो जाएगा 1,00,000, जिसको बोला गया है नियुत। 1 जीरो और लगा दीजिए, हो जाएगा आपके पास में 10,00,000, जिसको बोला गया है प्रयुत। इसके बाद में आप 1 जीरो और लगा दीजिए, अभी कितने जीरो हो गए, 3 और 3 6 हो गए ना। इसको क्या बोला गया आपके पास में, अर्बुद। इसके बाद में आप 1 जीरो और ऐड कर लीजिए इसमें, या आगे और बढ़ा दीजिए, इसको बोला गया है दोस्तों न्युर्बुद। इसके बाद में ये पूरा लिख के उसमें 1 जीरो और ऐड कर दीजिए आप, इसको बोला गया है समुद्र। आज अपने इनको बोलते हैं लाख, 10,00,000, करोड़, अरब, जो भी है ये चीजें बोलते हैं। इसमें फिर आप 1 जीरो और ऐड कर देंगे तो इसको बोला गया है मध्य। इसमें आप 1 जीरो और ऐड कर देंगे तो इसको बोला गया है अंत। और 1 जीरो और ऐड कर देंगे तो इसको बोला गया है प्रार्ध। तो इससे चलते हुए ये बहुत आगे तक जा रहा है भाई साहब। कहने का मतलब देखो, आप
कौन से टाइम की बात कर रहे हैं अपन हैं? ये यजुर्वेद की बात कर रहे थे, वो वैदिक काली की बात कर रहे हैं अपन। उस काल में अपनी गणित जो थी वो इतनी विस्तारित रूप और इतनी दृढ़ विकसित थी उस टाइम पर भी, है ना। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उस टाइम अपने को यजुर्वेद संहिता से जो प्रमाण मिले हैं वहाँ पे अपने को मिले हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में ध्यान में रखना। अब बात ये आती है जब ये प्रमाण मिले तो आज अपने को अब हुआ क्या कि जो प्रमाण है ना अपने भारत देश में बाहर से जो व्यापारी है, इसके अलावा आक्रमणकारी भी है, तो ये यहाँ से कहाँ लेके चले गए, अपने देश में भी ये लेके चले गए। तो यहाँ से वहाँ पर भी इनका क्या हुआ, विस्तार हुआ। लेकिन जितना विस्तार अपने देश में था उतना उनके देश में नहीं हुआ। एक तो इतनी बड़ी संख्या मिली है आपके जैन धर्म, जो जैन ग्रंथ हुए हैं, जो गणित के जो जैन ग्रंथ हुए हैं, 2 जैन ग्रंथों की हमने बात भी की थी, उसमें तो एक संख्या इतनी ये बड़ी थी जिसमें 194 अंक थे उसमें, मतलब 194 स्थानों तक तो उनको नाम दिया गया है। अब वो सोच के देखो आप कितनी बड़ी संख्या होगी, मतलब जब आप ऐसे काउंट करोगे ना 1 2 3 ऐसे 194 तक चलती जाएगी, वो 194 अंकों तक उसमें स्थान है वहां तक उसको नाम दिया गया है। और उसको लिखा किस हिसाब से गया है, उस संख्या को उसको लिखा गया है ऐसे 84 लाख की पावर में लिखा गया 28। और इतनी बड़ी संख्या का एक्चुअल में प्रमाण मिला है जैन ग्रंथ में। तो आप सोच सकते हैं कि अपने जो गणितज्ञ कितने महान गणितज्ञ हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है ये तो। अब अंक संकेत की बात हो गई, मतलब अंक संकेत अपने पास में जिसका आधार क्या था 10 था, और कुछ अपने ऐसे एग्जाम्पल पढ़े। अब देखो सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा, नियुक्त दे दिया, समुद्र दे दिया, कुछ भी एक दे दिया और बोल देंगे भाई कौन सी संख्या को बोला गया है। अब अगर आपको ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक याद है तब तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं शून्य की। देखो अगर हाँ पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमने जैन ग्रंथ 2 ग्रंथ पढ़े थे गणित के, पीछे वाले जो हमने पढ़ा था वहाँ पे इम्पोर्टेंट थे वो, जिसमें एक तो लिखा हुआ था जैनाचार्य उमास्वती का तत्वार्थ दिगम, और एक लिखा हुआ था जैनाचार्य जो यति वरिष्ठम थे उनका तिलोय पढ़ती, ठीक है। थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं साथ साथ में। शून्य की बात हमने कहाँ की थी, अब अगर आपको सही से याद हो तो हमने आदिकाल में जब हम बात कर रहे थे वैदिक काल की, तो वैदिक काल में हमने ये कहा था कि शून्य और दार्शनिक संख्या मान पद्धति, वहां पे हमने 2 बात की थी। एक तो शून्य की बात की थी, एक हमने बात की थी दार्शनिक संख्या मान पद्धति। हमने ये कहा था कि भाई शून्य का आविष्कार जो वैदिक काल में हो गया था। देखो एक्चुअल में जो है ना हमें यहाँ से ये प्रमाण नहीं मिलता कि शून्य की बात किसने की है, लेकिन इतना बात है कि शून्य का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हो गया था, वैदिक काल से हो गया था। शून्य के बारे में एक विद्वान हुए हैं, उन विद्वान का नाम है बी हेल्स्टेड ने। किसने बात की थी, मतलब इन्होंने शून्य के महत्व को बताते हुए इन्होंने कहां पर बात आती कि इन्होंने शून्य के महत्व को बताया कहा था, ऑन द फाउंडेशन एंड टेक्निक ऑफ अर्थमेटिक, ऑन द फाउंडेशन एंड टेक्निक ऑफ अर्थमेटिक। शिकागो 1912 में जब ये वहां पे व्याख्यान दे रहे थे तो वहां पे उन्होंने ये बताया कि जो शून्य है वो भारतीयों की देन है, ये उन्होंने वहाँ पे एक्सेप्ट किया था। और इस शून्य के कारण ही ये जो आज अपना संसार है ये सभ्य है। तो उन्होंने शून्य की परिभाषा बताते हुए क्या कहा कि शून्य के आविष्कार के महत्व की कभी भी अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन है कि शून्य के आविष्कार के महत्व की कभी भी अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। निरर्थक शून्य को केवल संज्ञा, आकृति और संकेत के रूप में ही नहीं बल्कि ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में हिंदू जाति ने इसको दर्शाया है। इसके अलावा ये जो शून्य है ये विद्युत शक्ति, मतलब जो निर्वाण है उसको विद्युत शक्ति के रूप में जो परिवर्तन करने के समान है। तो गणित संबंधी जितने भी आविष्कार हुए हैं उनमें बल और शक्ति प्रदान करने वाला जो सबसे शानदार जो आविष्कार है ये कौन सा है, शून्य है। ये वर्ड्स हैं जेबी हेल्स्टेड के, जो उन्होंने ऑन द फाउंडेशन एंड टेक्निक ऑफ अर्थमेटिक 1912 में वहाँ पे बोला था। तो आप सोच सकते हैं कि शून्य क्या चीज़। इसके अलावा जो भास्कर प्रथम हुए हैं उन्होंने महाभास्करीय में शून्य को गठाया, जो शून्य को गठाने की चर्चा पर बात की है। भास्कर प्रथम की एक बुक है महाभास्करीय, इनका ग्रंथ आता है प्यारे बच्चों महाभास्करीय।
इसमें इन्होंने शून्य को घटाने की चर्चा की है। मतलब यहाँ इनकी बुक से शून्य के क्या प्रमाण मिले हैं, बात ये आती है। तो इन्होंने जो शून्य को ना घटाने के, और इसके अलावा जो ऋण ऋण चिन्ह होता है, जैसे आज हम माइनस बोलते हैं, उस ऋण चिन्ह की जगह इन्होंने शून्य को काम में लिया है। कई जगह पर जो हमें शून्य है ना, एक बिंदु के रूप में, बिंदु सूचक के रूप में मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे इसको जो है लघु व्रत के रूप में काम में लिया गया, मतलब छोटे से व्रत के रूप में। तो शून्य है, आप इसको जैसे शून्य भी बोल देते हो और इसको एक छोटा व्रत भी बोल देते हो ना। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इसको शून्य लघु व्रत के रूप में भी काम में लिया है। इसके अलावा इस शून्य को अज्ञात राशि के रूप में भी काम में लिया है। आज जब हम बात करते हैं अज्ञात राशि, तो हम बोल देते हैं एक्स मान लो, वाई जेड मान लो, मतलब ABCD XYZ इनमें से हम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल जिसकी हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पर अज्ञात राशि के रूप में शून्य को भी काम में लिया गया है। और अरबी लोग जो थे, अरबी वालों ने भी शून्य को अज्ञात राशि के रूप में काम में लिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो भास्कर प्रथम है, जिन्होंने महाभास्करीय में जीरो को किस प्रकार से बताया, इन्होंने इसको ऋण राशि के रूप में भी बताया। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 1/2 - 1/6, ये आज की भाषा है। भास्करीय का जो ग्रंथ प्राप्त हुआ था उसमें इस बात को देखो कैसे लिखा हुआ है, 1 2, ये 1 2, ये 1 2, ये 1, ये 6। तो बात यह आती है कि माइनस को कैसा लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने माइनस को यहाँ पे से 0 बना के लिखा, जो ये 6 है इसकी घात में से 0 बना के लिखा है इन्होंने। और ये जो 0 है एक्चुअल में इन्होंने किस रूप में काम में लिया था, ऋण चिन्ह के रूप में, ठीक है। तो ये अब बात यह आती है कि ये इतनी सारी चीज़ें एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो अपने ग्रंथ थे ना, वो यहाँ से कहाँ चले गए, बाहर चले गए। कैसे चले गए? जो यहाँ पे व्यापारी व्यापार करने थे या जो आक्रमणकारी आए थे, तो अपना जो ग्रंथ भी है वो यहाँ से लेकर चले गए। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई धार्मिक ग्रंथ जो होता है ना, वो आज से 100 साल पहले जो है वही आज मिल जाएगा। 100 साल के, आज से 2-2.5 साल पहले जो भी था वो भी आज मिल जाएगा। लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। गणित में हमें पुराने ग्रंथ क्यों नहीं मिलते? इसका एक कारण ये भी है, क्या होता है कि भाई गणित में कोई भी नई चीज आ गई, कोई भी नई थ्योरी आ गई, कोई नई प्रमेय आ गई, तो आप पुरानी वाली चीज को भूल जाओगे। अब पुरानी चीज जो भूल गया, धीरे उसको काम में लेना बंद कर दिया आपने, तो वो अपने व्यवहार में नहीं रहेगी, तो वो साथ साथ में अपने पास में रहेगी नहीं। कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो पुराने ग्रंथ नहीं मिलने का एक कारण ये भी है। तो ये हो गई रैंडम कुछ बातें, हैं ना। इसके अलावा भी अगर और कुछ चीजें आती जाएंगी सामने तो वो करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिशियंस की, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियंस हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्यारे दोस्तों, आर्यभट्ट प्रथम की। इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट प्रथम। देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि आर्यभट्ट प्रथम जो है, इनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी में। कब हुआ था? 476 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कौन सा नगर था? कुसुम नगर। यहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टीय, ठीक है। आर्यभट्टीय इनकी लिखी हुई पुस्तक। एक देखो आर्यभट्ट सेकंड भी आते हैं, है ना। आर्यभट्ट सेकंड की जो किताब है वो है महाआर्य सिद्धांत। थोड़ा इसका आप ध्यान रखना, जो आपके सामने आर्यभट्ट सेकंड आते हैं ना, उनकी जो पुस्तक है वो है महाआर्य सिद्धांत। बस इस बात का थोड़ा अब ध्यान रखना। आर्यभट्ट प्रथम की कौन सी बुक है? आर्यभट्टीय है। इसमें भी इन्होंने जो है बहुत सारी बातें की। एक तो इनकी जो बुक है ना, इसमें आपको त्रिकोणमिति के कुछ साक्ष्य मिलेंगे। और त्रिकोणमिति में आज जो हम इनवर्स ज्या की बात करते हैं, इनवर्स ज्या का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था ना, तो आप एक बार उनको जरूर देख लें। ज्या का मतलब है साइन। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू है आर्यभट्ट साहब ने ही दी थी। और आर्यभट्ट साहब का तो गणित के क्षेत्र में इतना योगदान है कि हम सोच नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा योगदान है, अतुलनीय योगदान है इनका। इन्होंने आज हम जो भी वर्ग और घन की बात करते हैं, वो इनके जो आविष्कार थे ना, इनका ही शुद्ध रूप था वो। इनका ही जो छोटा सा रूप है वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके जो वर्ग और घन की बात कर रहे हैं अपन, इसको मैं देखो थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इन्होंने इस घन को किस प्रकार से, जो वर्ग और वर्गमूल की बातें की थी। आज हम जो संख्या लिखते हैं, जैसे 1 लिखते हैं, फिर 10 लिखते हैं, 100, 1000, 10,000 और ऐसे लाख। तो इन्होंने एक चीज ये बताई थी कि जो विषम अंक आते हैं, जो विषम अंक हैं आपके,
या जो विषम स्थान पे अंक है ये तो वर्ग स्थान है भाई, आप इनका वर्ग निकाल सकते हो जो इकाई दाई सैकड़ा इनमें। इसके अलावा जो सम स्थान है ये इनको इन्होंने क्या बोला है, अवर्ग स्थान बोला है। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान में रखना, तो आर्यभट्ट प्रथम का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, कुसुम नगर में हुआ था, 476 में हुआ था। और इन्होंने जो बुक लिखी थी आर्यभट्ट ये वो कब लिखी थी, 499 ईस्वी में। ठीक है, कब लिखी थी इन्होंने, 499 ईस्वी में लिखी थी। यहाँ में देखो आपको एक बात ये बताने वाला हूँ, कुछ लेखक ऐसा मानते हैं कि जो आर्यभट्ट है इनका जन्म पटना में न होकर कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है। ऐसा मानने के पीछे जो कारण है वो ये कि आज भी केरल में जो कैलेंडर पद्धति काम में ली जाती है ना, वो आर्यभट्ट प्रथम द्वारा तैयार की गई कैलेंडर पद्धति काम में लेते हैं। इसके अलावा एक बात आपने सुनी होगी ऐसी कि जो आर्यभट्ट है इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है गतिशील वस्तु है। 1000 साल बाद में, 1000 साल या 1100-1200 साल बाद में जो गैलीलियो और कोर्निक्स हैं उन्होंने इस बात को बताया था, इनके 1100 साल पहले। तो इन्होंने बहुत पहले ये बात बता दी थी। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद में बात करते हैं अपन। इसी में देखो कुछ बातें और है, जैसे हाँ इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बीज गणित का जन्मदाता इनको कहा जाता है। बीज गणित का जन्मदाता इनको कहा जाता है। कैसे, इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम जो आपके पास में आज हम सर्व समीकरण देखते हैं, इन्होंने ना केवल समीकरणों को हल करने की कोशिश की, मतलब जो प्रथम प्रयास किए गए थे समीकरणों को हल करने की वो आर्यभट्ट ने किए थे। इसके अलावा जो सर्व समीकरण हल की थी वो इन्होंने किए थे। आज जो सर्व समीकरण हम देखते हैं a+b² वाली, आज ये जो सर्व समीकरण हम देखते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस में b², ये इन्होंने किस हिसाब से लिखी थी, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। बात एक ही है। इन्होंने जो हिंदी के जो वर्णमाला के स्वर और व्यंजन थे ना, उनको गणित में काम में लिया है इस रूप में। इसके अलावा भी देखो इन्होंने जो स्वर थे ना, ए आ ई ई, इनको भी इन्होंने चेंज कर दिया। कैसे किया, मतलब चेंज अपनी गणित भाषा में किस हिसाब से काम में लिया इन्होंने इसको लिया, इन्होंने 10⁻0, 10⁻1, इसको 10⁻2, इसको 10⁻3, इसको 10⁻4, मतलब ऐसे आगे चलता रहा। इस प्रकार से काम में लिया है। आज जो हम प्रतीक काम में ले रहे हैं ना, वो यहाँ से शुरू है, मतलब संख्याओं के स्थान पर प्रतीक को कैसे काम में लेना है वो यहाँ से शुरू। आज हम देखते हैं कि संख्याओं के हमने माना कि x है, माना कि y है, वो यहाँ से शुरू है। तो आप समझ में आ गया कि बीजगणित के जन्मदाता आर्यभट्ट साहब। वो कौन सी इनकी, आर्यभट्ट। ये जो सूर्य वाला सिद्धांत गति, मतलब पृथ्वी जो है स्थिर और सूर्य क्या है, गतिशील है। सॉरी, जो पृथ्वी गतिशील है और सूर्य, पृथ्वी जो गतिशील है और सूर्य क्या है, स्थिर है। ये सिद्धांत भी किन्होंने दिया है, आर्यभट्ट साहब ने ही दिया है। ठीक है, इसके बाद में देखो आर्यभट्ट ये जो बुक है इसमें आपको जो अनेक आकृतियों के क्षेत्रफल, जैसे वृत्त है, वर्ग है, आपका गोला है, आपका जो घन है, शंकु है, और जो आपका वृत्त है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो विधियां हमें मिली हैं वो आर्यभट्ट से मिली है। फर्क इतना है कि इन्होंने जो विधियां और जो सूत्र लिखे हैं वो संस्कृत भाषा में श्लोकों के रूप में इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज एक और इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है पाई का मान। जो रेखा गणित में बात हम करते हैं पाई का इन्होंने क्या मान बताया था, इन्होंने पाई की डेफिनेशन दी थी कि अगर आपके पास में 20,000 मील का एक व्यास है और फिर आप उसके चारों तरफ आप क्या बनाते हो, घेरा बनाते हो, तो उनको जब हल करोगे तो वहां से एक लगभग कोई वैल्यू आएगी और वो क्या आएगी आपके पास में, मतलब जब आप 20,000 मील का व्यास के चारों तरफ जो घेरा बनाओगे ना, वो आपके पास बनेगा 62,832 मील का लगभग। मतलब अगर आप 20,000 मील व्यास का अगर आप व्यास लेके चलते हो तो उसका जो घेरा बनाओगे वो कितना बनेगा, 62,832। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आपको मिलती है 3.1416। ये कितनी है, 3.1416, ये वैल्यू आपको इसमें मिलती है। यहाँ से ये पाई का मान है। इन्होंने सबसे पहले दशमलव के बाद में 4 स्थानों तक पाई का मान दिया था इन्होंने, जो सबसे पहले दिया था। और पाई का जो 22/7 है वो इन्होंने दिया था, तो ये ध्यान में रखना ना। पाई का ये मान आर्यभट्ट प्रथम ने दिया है और पाई का जो 22/7 वाला मान है वो किन्होंने दिया, आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया। तो इसके अलावा
आर्यभट्ट की तो लगभग सारी चीज़ें मैंने, मोस्टली जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने जैसी हैं वो मैंने कवर यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे वाले वीडियो में किसी और मैथमेटिशियंस को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।